नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की उन साजिशों की जो लगातार भारत के खिलाफ की जाती है। वो साजिशें जिन्हें कभी अपना हिस्सा रहे बांग्लादेश के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है पाकिस्तान। ये दरअसल ये खबर इस बात की भी बड़ी तस्दीक करती है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की सरकार और सेना के बीच में किस तरह की पैठ है, कितनी पुख्ता ये पैठ है। आपको पूरी खबर आइए मैं विस्तार से बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनयिक और सैन्य रिश्ते काफी गहरे होते जा रहे हैं। जी हाँ, कैसे, समझिए। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा ने रिश्तों में आई इन नई नरमियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को बधाई दी। लश्कर-ए-तैयबा यानी आतंकी संगठन। अब लश्कर-ए-तैयबा का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, उसकी तरफ से बयान सामने आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बिजनेस शुरू होना एक सराहनीय कदम है। उसके संदेश ने दोनों देशों के जुड़ाव को मुस्लिम दुनिया के लिए एक सकारात्मक पुनर्गठन के तौर पर पेश किया। आप समझिए ये बात, यहां पर बड़ी बात ये नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में व्यापार शुरू हुए। दो देशों के बीच में, खासतौर से पड़ोसी मुल्कों के साथ में व्यापार हमेशा होते हैं और यहाँ पर व्यापार होना एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि व्यापार का तरीका क्या और यहाँ पर बधाई संदेश किसके माध्यम से आया। अब बड़ी खबर, पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स क्षेत्रीय डिप्लोमेटिक रिश्तों को ऑपरेशनल अफसरों के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से बयान सामने आया उसको लेकर तो ऐसा ही नजर आता है। पहले आप सुनिए क्या कहा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत का जो बाकायदा आगाज़ हुआ है ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस मौका पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को और उनकी हुकूमतों को मुबारकबाद पेश करती है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये तजारत का बाकायदा आगाज़ हमारे लिए कुर्बतों की नई राहें जो है वो इंशाअल्लाह मुहैया करेगा। हम आपस में भाई हैं, हमारा कलमा एक है, हमारा नज़रिया एक है, हमारा अकीदा एक है। तो इस मौका पर नहायत काबिल तहसीन है तजारत का बाकायदा आगाज़ होना। ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए नए उफ़्क़ तराश होंगे। दरअसल ये सैफुल्लाह कसूरी है, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर, और ये वो कहा जाए सैफुल्लाह कसूरी है जिसने कुछ समय पहले एक वीडियो उसका वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की सेना उसे इनवाइट करती है अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए और बाकायदा जनाजों में नमाज पढ़ने के लिए जाता है सैफुल्लाह कसूरी। अब सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मजबूत होते रिश्तों को लेकर यह बयान सामने आया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। दरअसल जानकारी यह भी है कि बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ी फंडिंग और ट्रांजिट जांच में शामिल रहा है। इससे पहले भी आतंकी संगठन ये दावा कर चुके हैं कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी घुसपैठ कराई गई। आपको ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के मजबूत होते संबंधों को आतंकी मौके के रूप में आखिर क्यों देख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार के आने से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद होते और मजबूत होते नजर आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, लंबी सीमा है। बांग्लादेश की सीमा भारत के पश्चिम बंगाल से कनेक्ट होती है, असम से जुड़ती है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से कनेक्टेड है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ज्यादातर सीमा पर एक तरह से फेंसिंग लगाई जा चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी, खासतौर से वहां का टेरेन इस तरह का है, वहां का पहाड़, वहां का जंगल या नदी होने की वजह से बाढ़ नहीं लग पाई है और ना ही वहां पर ये इतना ज्यादा इजी है। अब बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ होती है इन्हीं जगहों के माध्यम से, इन्हीं का ही सहारा लिया जाता है। आम लोग या पीड़ितों की आड़ में अक्सर आतंकी भी घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं, अक्सर हमने देखा है। और बड़ी साजिशें भारत के खिलाफ अब आजकल इन्हीं हिस्सों के माध्यम से हो रही है। यानी कि साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सामान्य होने से भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि भारतीय सेना तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान की मंशा पर है। क्या पाक सरकार आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए तैयार है? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है।
जो पाकिस्तान की सेना आतंकी संगठन जो पूरी तरह से बैन है, जिसे खुद पाकिस्तान ये दर्शाने की कोशिश करता है कि वो आतंकी संगठन उसके देश में बैन है, उन आतंकियों पर पाबंदियां हैं, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला ये स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान की सेना के साथ में उनके किस तरह से रिश्ते हैं, किस तरह से ताल्लुकात है और कैसे पाकिस्तान की सेना उन्हें लगातार मौके दे रही है, बुला रही है। और जब जब ये हुआ वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं नजर आई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये हम सभी जानते हैं, कई बड़ी रिपोर्ट सामने आती हैं, उसमें ये स्पष्ट नजर आता है कि बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है, जो उथल पुथल है, उसमें बड़ी भूमिका आईएसआई या पाकिस्तान के तमाम ऐसे संगठनों की है। और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाक बांग्लादेश संबंधों में मजबूती से आतंकियों को फायदा होगा? क्या आतंकी घुसपैठ के लिए बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं शोएब अयूब बटालवी। आपका भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा को लेकर। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। इन सारी परिस्थितियों को आप बखूबी जानते हैं, चाहे बात टेरेन वाइज हो, रिश्तों की बात हो या मौजूदा स्थिति जो हम देखते हैं चौतरफा रूप से तीनों ही मुल्कों में, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, ये परिस्थितियां हम सभी के सामने है। लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से ये बयान सामने आना, पिछले कुछ वक्त में 2 बड़े बयान हैं, ये क्या दर्शाते हैं सर? नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की, वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रही है। मेरे ख्याल से इससे भारत में किसी कोई निराशा या दुख नहीं है। हम तो खुश होंगे, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ ट्रेड, तिजारत और बढ़े, फले फूले। फिलहाल कंपैरिजन के लिए बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो करीबन साल में $12 बिलियन का होता है और इसके मुकाबले बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ जो व्यापार है वो महज $1 बिलियन का होता है। पाकिस्तान को दिक्कतें तो आएंगी ही बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने में। अभी देखिए, पाकिस्तान अगर कोई चीज बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो पूरा श्रीलंका का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से जाना पड़ता है। यानी कराची से जो पानी का जहाज चलेगा वो श्रीलंका का चक्कर लगाकर ढाका चट्टगांव पहुंचेगा। इसी तरह से ढाका चट्टगांव से अगर कोई शिप निकलता है पाकिस्तान के लिए तो पूरे श्रीलंका का चक्कर लगा के कराची में पहुंचेगा या ग्वादर में पहुंचेगा। तो जाहिर बात है कि जो भी आइटम्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होंगे उनका लैंडेड कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? हवाई रास्ता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई रास्ता है वो अक्सर बंद हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी ना किसी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच का हवाई रास्ता कभी कभी बंद कर देता है। ऐसी हालत में जब भी पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच का हवाई रास्ता बंद करता है तो भारत भी मजबूर होकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का हवाई रास्ता बंद कर देता है। तो हवाई रास्ते से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मैं एक सेंटेंस और बोलूंगा कि मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। हम एक दूसरे से बायलैटरल MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे ताकि पाकिस्तान से जमीनी रास्ते से बड़े बड़े ट्रक चलें, हिंदुस्तान होके बांग्लादेश पहुंचे। इसी तरह से बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है कुछ भी, चाहे टेक्सटाइल हो या पान हो, वो बड़े बड़े ट्रकों में से बांग्लादेश से चले हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जी, लेकिन सर ये मुझे लगता है कि ये हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ में ये उम्मीद रखना बेईमानी इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब जब वो आतंकियों के साथ की बात करता है, भले बात ना करे लेकिन वो तमाम बड़ी तस्वीरें स्पष्ट हो जाती हैं। और भारत की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज है कि जब तक आतंक है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। जैसे ही आतंक को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद में सारे रास्ते, सारे बातचीत के गेटवे ओपन हो जाएंगे, व्यापार के गेटवे ओपन हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए सज्जाद बुखारी,
जिस रूप में हमने देखा कि सैफुल्ला कसूरी लश्कर ए तैयबा का आतंकी टॉप कमांडर, लश्कर ए तैयबा जो कि ये कहा जाए आतंकी संगठन है, सिर्फ उसे दुनिया नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की तरफ से भी उसे आतंकी संगठन माना गया है और ये दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान में बैन है। लेकिन उसके जो टॉप कमांडर हैं वो खुल्लम खुल्ला कभी सार्वजनिक मंचों से, कभी इस तरह से वीडियो मैसेजेस के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट शो कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की सेना उन्हें बुलाती है, उनके साथ में उनके रिश्ते हैं। इसे क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ दिखावा है आतंकियों पर लगाम लगाने का और असल में उन्हीं के ही सहारे अब स्थिति या फिर ये कहा जाए वो चल रही है? बहुत शुक्रिया नैना। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी, आपके अल्फाज जो है वो वन बाय वन उसकी ना सिर्फ दिल से कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप जैसे लोग, आप जैसे मंजे हुए जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा निभाव, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात से ही इस खित्ते में अमन आएगा, इस्तेहकाम आएगा, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे होंगे, हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे। जो बीच की गलत फहमियाँ हैं, जो एग्रेशन है, अपने अपने नज़रियात हैं, उन नज़रियात से हट के नेशंस का, दो नेशंस जो हैं उनके बारे में, दो रियासतें मिलकर जो है इस खित्ते में इनकलाब बर्पा करें। मैं बहुत मशकूर हूँ यूके देवनाथ जी, आपका हमेशा आप अच्छी बात करते हैं। वो कि आपकी बात जो है वो कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरेगी इस वक्त जो आपके यहाँ रजीम है। खैर एनी हाउ, नैना आपका मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये जो कसूरी साहब के बारे में आपने मुझे बताया, तो एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि इन्होंने किसी भी ऐसे फोरम पर, किसी रिकग्नाइज्ड फोरम पर या कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि हम उनको रिकग्नाइज करें, स्टेब्लिश करें, या आप स्टेब्लिश कर पाएं कि ये इन्होंने किस मंच पे बैठ के ये बात की है, कहाँ पे बैठ के इन्होंने ये बात की है। हाँ, ये बात मैं आपको जरूर बताता चलूं कि बांग्लादेश के हवाले से जहां तक बात की जाए, आपका जो बयानिया है वो वैसे ही दफन हो गया। आपने कहा कि हमने बंगालियों के साथ ज्यादती की, हमने जुल्म कितना किया। आसान हो जाता है ना इस बात को ये एक तरह से काउंटर करके खत्म कर देना कि वो किस मंच से, किस सार्वजनिक मंच से कहा गया, ये इसको एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की धरती पर बैठकर कोई आतंकवादी, कोई आतंकी अपने बयान पेश कर देता है और जो वीडियोस पाकिस्तान को नजर नहीं आते वो लेकिन पूरी दुनिया में सर्कुलेट होते रहते हैं, वो बाकायदा जाता है किसी मंच पर, किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, वो उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन ना वहाँ की लोकल कहा जाए कि जो लोकल पुलिस है ना उनको नजर आता है, ना पाकिस्तान की सेना को नजर आता है, ना ही ऐसे तमाम संस्थाओं को नजर आता है जो ऐसी तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो, या आईएसआई को भी नजर नहीं आता। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है सज्जाद। जी नैना, बिल्कुल इन सब से ज्यादा महा आप हैं। आपको नजर आ रहा है, आपके जो है चैनल को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। कब तक शुतुरमुर्ग बने बैठे रहेंगे सज्जाद? यही तो बात है। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही कि यहाँ पर अभी यूके देवनाथ जी ने कहा कि दोनों मुल्क एक साथ होंगे। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देता, अपनी जमीन पर जब तक आतंकवाद को पलने पोसने देगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब तक आप जो है अभिनंदन जैसे लोगों को, कुलभूषण यादव जैसे लोगों को, जो कि हाजिर सर्विस आपके कमांडर हैं, जब तक आप उनसे जासूसी नहीं खत्म करवाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आप अभिनंदन की बात करें, कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, अभिनंदन को तो आपके ऑफिसर खुद वापस देने के लिए आए थे ना। अगर जासूस होते तो क्यों खुल्लम खुल्ला इस तरह से आप लोग लेकर आए उन्हें वापस? अगर जासूस होते तो क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बड़े अच्छे से अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें पेश की? तो ये झूठे नैरेटिव एक तरफ थे। झूठे नैरेटिव पेश करने से कुछ नहीं होता सज्जाद। आप आतंकियों पर अपनी धरती पर जो उग रहे हैं, आप उनको वहां पर बैठा कर रखते हैं, आप उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे और आप कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कहां पर है। काश कि आप हमारे इस गुडविल जेस्चर को, अभिनंदन को जो है वापसी की, जो हमने सिफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए, अगर हमने आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप के तहत आपका मूंछों वाला पायलट आपको वापस कर दिया, तो आप इस गुडविल जेस्चर को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते। बल्कि आपको हमने एक कौंसल एक्सेस दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और इंटरनेशनल रूल्स और लॉ के तहत, हमने जो है आपको एक्सेस भी दी, कौंसल एक्सेस दी। आपके जो अभी कुलभूषण यादव है उनकी एहलिया को उन तक रसाई दी। इस हमारे गुडविल जेस्चर को आप कब समझेंगे? आपके पास एक ही मसला है, मैं बताता हूं आपको नैना। आपने नेगोशिएशन को, मुज़ाकरात को, अफाम व तफहीम को और एक अच्छे नेबरहुड्स को आपने प्रमोट नहीं करना। आपका काम यह है कि आपने एक हिंदुत्व सोच को परवान चढ़ाना है
जो कि आपके देश के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये मैं आपको मशवरा सज्जाद, दे मैं रहा हूँ। आपको बताती हूँ, आपने हिंदुत्व अगर सोच की बात की तो पहली बात तो ये मुझे लगता है कि आपको हिंदुज्म को समझना चाहिए कि व्हाट इज हिंदुज्म। अगर आपको लगता है इस्लाम मतलब सिर्फ मुसलमान होता है तो हिंदू मतलब सिर्फ एक जाति या धर्म नहीं होता। ये सोच, ये कर्मठता और जो हमेशा एक विस्तारवादी और एक अच्छे कार्य के प्रति जब चीजों को समझने की बात होती है ना, मुझे लगता है उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है, आप बार बार अभिनंदन का जिक्र करते हैं। आपको ये लग रहा है कि आप उस एक बड़ी इस पिक्चर को दिखाकर आप अपनी तस्वीर या इमेज अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना था तो आपने क्यों ये सारी प्रोसेस की? आप भी जानते हैं अभिनंदन कोई जासूस नहीं था। आपको पता था कुलभूषण जाधव को आपने जिस तरह से गलत तरीके से अंदर उन्हें बंदी बनाकर रखा है और बड़े स्तर पर चारों तरफ आप घिरते हुए नजर आए, उसमें भी घिर जाते। अली शाह, मेजर शाह जी देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये 2024 के आखिर और 2025 के बाद बहुत ही करीब आ रहे हैं। इस पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप आइए, आप जो करना है करिए। आप देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने 2025 में एक टर्निंग पॉइंट कहा था कि एक टर्निंग पॉइंट है उनके लिए कि बांग्लादेश 13 साल की गैप के बाद आ रहे हैं। तो यानी कि एक डिजायर उन्होंने सिग्नल करी जो कि इंगेज की प्रोएक्टिविटी की। फिर डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो जो टॉक्स है, जो बातचीत है वो अंडरवे है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के लिए, जो कि एक्सपैंडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और पोटेंशियल JF-17 फाइटर जेट्स बांग्लादेश के लिए। फिर ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो बात करें कि डायरेक्ट फ्लाइट्स ढाका और कराची के वो रिज्यूम कर दी गई और 1971 से रुकी हुई थी, जब से लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश को बनाया था हमने। फिर जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, वो रीअप्रोचमेंट फॉलो करता है पॉलिटिकल चेंजेस बांग्लादेश के अंदर विद ऑब्जर्वेशंस, जो कि बहुत कुछ देखिए इनकी जो नजदीकी है। बल्कि क्रिकेट एंगल से भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने ऑफर किया है बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना, जो कि 2026 का। और इस तरीके से बहुत इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप आइए, आप जो करना करिए। देखिए, मैं बिल्कुल कोई जिंगोइज्म में नहीं आऊंगा जैसे कि आप हमारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट करते हैं। मैं एक मैच्योर बात करूंगा यहाँ पर, और अगर इनको सड़क छाप वाली बातें करनी है कर सकते हैं ये, मगर मेरी तरफ से कोई सड़क छाप जैसी मैंने ये 2026 का रेजोल्यूशन है कि जब मैं खासतौर से जो सड़क छाप जैसे यहाँ पे आएंगे अगर पाकिस्तान से, तो मैं उनके मुंह नहीं लगूंगा, क्योंकि हम भी गंदे होंगे इसमें, इस चक्कर में। अच्छा, अब आप देखिए लश्कर तोयबा लेकिन अच्छा मेजर शाह, मुझे एक बात बताइए। आप फुटपाथ वाले हैं, आप सड़क छाप नहीं, आप फुटपाथ वाले हैं। नहीं देखिए, दोनों दोनों बस मैं चाहती हूँ दोनों अपनी बाकी कोई भी कहीं का भी हो, लेकिन ये मत भूलिए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हो और आप अगर पत्थर मारेंगे तो हो सकता है छींटे खुद की तरफ भी आए। इसीलिए बोलने का तरीका और शब्दों का थोड़ा चयन सही करें। मैं सारे पैनलिस्ट के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अच्छा मेजर शाह, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अभी सज्जाद ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि LAT का एक ऐसा आतंकी जो कि UN डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित है, वो किस मंच से कहां पर अगर बयान देता है ये उन्हें नजर नहीं आता। पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस, वहां की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को नजर नहीं आता। क्या ऐसा संभव है? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको सब मालूम है अंदर क्या हो रहा है पॉलिटिकल विंग में, और पुलिस क्या कर रही है, आतंकवादी क्या कर रहे हैं, सजाद बुखारी क्या कर रहा है इस टाइम पे, सब कुछ पता है पाकिस्तान की सेना को। कई बार क्या होता है ना, वो नजरअंदाज कर देते हैं जानते हुए भी कि ऐसा हो रहा है, तो वो नजर फेर देंगे। नजरअंदाज करते हैं या जानबूझ के साथ देते हैं? साथ भी देंगे, साथ तो देंगे। आपने ये साबित भी हो गया था। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने जो ठोका पाकिस्तान को, इनके फौजी वर्दी में इनके जनाजे पे, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने आए थे, और सबूत चाहिए तो हम, और फिर भी उसके बावजूद भी ये डिनाई करते हैं। और उसके बाद कॉन्फिडेंस तो देखो इनका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने आप को प्रमोशन देते हैं, भाई कॉन्फिडेंस तो देखो। तो इस तरीके से हाँ नजरअंदाज भी करते हैं। जो जैसे कि हाफिज सईद को इन्होंने कहा था कि गिरफ्तार हो गए हैं हाफिज सईद, और सुना है जेल के अंदर भाई क्या क्या इनकी खातेदारी हुई, भैया वो भाई माशाल्लाह है। और तो वो चीजें नजरअंदाज कर देंगे। और साथ देना, भाई इनकी सेना ही आतंकी है, इनकी सरकार ही आतंकी है। पाकिस्तान जब कोई भी दुनिया में, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात भी नहीं कर रहा हूं,
कहीं पे भी कोई भी अगर पाकिस्तान का नाम सुन ले या पाकिस्तानी का नाम सुन ले तो वो एक सिनोनिम लगा देता है आतंक से। पाकिस्तानी यानी कि आतंकी, पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान, इस तरीके से ये आप और मैं नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जिंगोइज्म में ना जाऊं, और ये जिंगोइज्म नहीं कर रहा हूं मैं, मगर ये फैक्ट है क्योंकि इनकी वो कनाडा की बात करें या अमेरिका में आप आतंकवाद बनाया हुआ है? कनाडा में या अमेरिका में जो आपका आतंक है आप उसका जिक्र कर रहे हैं ना? सही कह रहे हैं आप, बहुत बदनाम हो गए हैं आप। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और अमेरिका की CIA की रिपोर्ट भी यही कह रही है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैं इनके मुंह लगा जाता, ये हंसा रहा है मस्करा, मैं इनके मुंह लगा जाता। ठीक है। अगर कंटेंट वाइज बात करनी है तो मैं करता हूँ। देखिए, बड़े गंभीर मसले पर चर्चा है। और रही बात अगर आप खालिस्तान या फिर इन सारे ग्रुप्स की बात करें सज्जाद, तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आखिर किस रूप से उन्हें भी मौका और उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये भी बड़े स्तर पर है। हिंदुस्तान की क्या भूमिकाएं होती हैं, उन पर पाबंदियां लगाने की, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मैं एक बार अब रुक करना चाह रही हूँ मलिका पांडे का। मलिका, जिस तरह से हम सभी जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते खासतौर से 71 के वक्त या उसके पहले भी जुबान के अंतर के लिहाज के साथ में हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी बर्बरता यहाँ पर देखने को मिली। अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश बने मुल्क की सेना अब उस फौज का हाथ मिला रही है जिसने उसे भाषा के बल पर जूतियों की नोक पर रखा। जिस सेना या जिस लोगों ने वहां पर उनकी महिलाओं के साथ में, वहां की आम जनता के साथ में बर्बरता की, हमने देखा कि वहां पर 71 का वक्त था या उसके पहले, भले सज्जाद इस बात को पूरी तरह से डिनाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे बड़े दस्तावेज स्पष्ट तौर से मेंशन करते हैं कि कत्लेआम मचाया, महिलाओं के साथ में बदसलूकी की, बहुत ऐसी, हर वो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं जो कि गतिविधियां नजर आई थी। एक बार फिर से वो नजदीक लाने की और एक बड़ी पिक्चर पेश करने की कोशिश होती है सिर्फ भारत को डैमेज करने के लिए। ये मुझे बताइए, और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी उस बात को अगर खुलकर एक्सेप्ट करते हैं और बधाई देते हैं, तो ये क्या मैसेज है? क्या आतंक का नया गठजोड़ क्रिएट हो रहा है अब? पहले तो नमस्कार नैना जी। और जैसे यूके देवनाथ सर ने बोला और इस मामले में बुखारी साहब ने भी बोला, आई थिंक हम सभी अमन चाहते हैं, दोनों देशों के बीच में हम सभी अमन चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ी चीज जो देखने के लिए है, पाकिस्तान 5 मिलियन खर्च कर सकता है लॉबिंग करने में, यूएस की कंपनीज को दे सकता है, बट उसकी जो आवाम है जो रोजमर्रा मर रही है बेसिक नीड्स के लिए, उसको नहीं दे सकता है। तो अभी क्या है नैना जी, आप देखिए कि 2025 से ये हमें डेवलपमेंट नजर आते हुए आए हैं कि पाकिस्तान बहुत सारे कंट्रीज को, जो अपना JF-17 है जो चाइना के साथ मिलके उसने बनाया है, एक लाइट वेट एयरफोर्स जेट, तो वो सऊदी अरेबिया को भी भेज रहा है। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है, पूरा इस्लामिक नेशन है जिसके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को आगे पिच कर रहा है पूरी इस्लामिक कंट्रीज को। जैसे लिबिया में उसने भेजा, जहां भी सिविल अनरेस्ट है वहां पर पाकिस्तान अपना ये जेट बेचने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है वो आके ये बोलते हैं कि चलो अब हम IMF के जो लोन्स पे जी रहे हैं, अब हम बेल आउट हो जाएंगे क्योंकि हम डिफेंस की डील्स बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो और कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ बांग्लादेश, अगर नैना जी देखा जाए तो यूनिस जी ने सिर्फ 2 चीजें की हैं। एक तो पहले पता नहीं उनको नोबेल पीस पुरस्कार किस चीज में मिला है 2006 में, उनको जो नोबेल पीस पुरस्कार पीस करने के अलावा वो बाकी सब कुछ और ही कर रहे हैं। और जो इंटरिम गवर्नमेंट है अगर आप देखें तो उनको पता है कि इस्लामिक मेजोरिटी देश है वो, और इंडिया में उनको कुछ क्या कहते हैं, इंडिया के साथ रह के उनको कोई भी फायदा नहीं है। इंडिया हिंदूज उनका वोट बैंक नहीं है, तो वो किसकी शरण ले रहे हैं? पाकिस्तान की शरण ले रहे हैं, क्योंकि फरवरी 2026 में भी वहाँ इलेक्शंस हैं। तो इसीलिए वो अपना ज्यादा गठबंधन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अभी JF-17 भी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश JF-17 लेने की कोशिश कर रहा है, बट वो ये भूल जा रहे हैं कि ये वही हिंदुस्तान है जिसने उनको आज़ादी दिलाई। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर नॉर्थ ईस्ट में इतने अटैक्स, बांग्लादेश में जितने भी लोग हैं उन्होंने इतने अटैक्स किए नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट से वो भाग के बांग्लादेश की शरण में चले गए। ये वही, और ये वही इंसान है। क्या मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से 1971 वाली जो कसक है, जो टीस है पाकिस्तान के मन में कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया,
और वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो क्या लगता है कि वो कसक, वो टीस, अब मौका है शायद पाकिस्तान के हाथ में? पिछले काफ़ी लंबे वक्त से वहाँ पर आईएसआई या आतंकी संगठन या एक अलग अलग स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। क्या वो उसका ही कसक और टीस को पूरा करने की बौखलाहट है जिसे अब ये लगता है कि अंजाम देने की कोशिश में है बार बार? बिल्कुल है ना जी, ये वही चीज है, क्या कहते हैं, ये जैसी अपनी करीबी आप देखिए बांग्लादेश से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक है, इस्लामिक वोट बैंक है एट द एंड ऑफ द डे। ये बांग्लादेश अपने उसके लिए नहीं कर रहा है, बट उनको पता है कि हम पाकिस्तान से ज्यादा नजदीकी दिखाएंगे तो बीएनपी और यूनुस साहब, क्योंकि हम अवामी लीग को तो इन्होंने बैन कर दिया है, जो हिंदुस्तान का मतलब एज लोग बोलते हैं कि सपोर्टर थे, तो वो तो लड़ नहीं रहे, तो मेजोरिटी कौन है अब? तो वहां सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं। जी अभी मेरी बहन बात कर रही थी। जी जी कंप्लीट कर लें आप जो जुमला कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एक और चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगी इसमें, जो यही कसूरी जी हैं, पिछले साल अगर आपने देखा होगा, इन्होंने अपनी वीडियो में प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट थ्रेट दिया है। इन्होंने जो आसिम मुनीर है उनकी तारीफ की है और बोला है इनको फिर से मजा चखाइए, जैसे हमने पहलगाम अटैक में किया था। इस साल ये फिर आके फिर से थ्रेट दे रहे हैं, और ये इस बार क्या बोल रहे हैं कि हमें जनाजे में बुलाते हैं पाकिस्तान आर्मी। अब सज्जाद बुखारी साहब ये बोल देंगे कि ये सब रिपोर्ट्स गलत हैं, इसका कोई क्या कहते हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपने तो खुद जब ही भी कह दिया बुखारी मुझे साहब कुछ भी अगेंस्ट हमारे लास्ट में बुखारी साहब अमन ही है, बट आपकी जो आर्मी है, आपकी जो गवर्नमेंट है, उनका एम वो नहीं है। पांडे जी आपने तो खुद ही तस्लीम कर लिया, आपने खुद ही कह दिया, जब आपको मेरे मुंह के अल्फाज का पता है पहले से, तो आपने खुद ही बयान करके जो है खुद ही नफी कर दी अपने तज्जिए की। मैं फिर अभी क्या जवाब दूं इस पे, आप मुझे बताएं। चले मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं। आपको सबसे पहले जो है आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान, और मैं नैना को भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, नैना ने हिंदुइज्म के हवाले से कहा था और जो गीता के मानने वाले हैं उनके हवाले से कहा था। तो मैं आज भी कहूं कि मैं दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूं तमाम मज़ाहिब का, और आपको ये भी बताता चलूं, आज तक मेरा अगर एक अच्छा दोस्त है तो उसका नाम है संतोष कुमार। वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, और हमारे कोयटा के यहाँ जितने मंदिर थे वहां पे मेरा आना जाना भी रहता था। बल्कि आपके मज़ाहिब के हवाले से मैंने काफी हद तक स्टडी भी की है। बहुत अच्छी हाँ, मैं हिंदुइज्म की बात नहीं करूंगा। हाँ, हिंदुत्व जिसमें सिर्फ ब्राह्मण रूल्स करेगा और बाकी दलित और शूदर जो है वो नापाक होंगे, मैं वो हिंदुइज्म या हिंदुत्व का प्रचार कभी नहीं करूंगा, वो आप लोग करते हो। ये मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि ये क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए, ठीक है? तो ये इसको आप मिक्सअप ना कीजिएगा। दूसरा जो JF-17 थंडर के हवाले से आपने बात की थी ना मेरी बहन, एक और इस बात का जवाब दे दूं सज्जाद, आपने, क्योंकि आपने भगवत गीता का जिक्र किया, या इसके अलावा हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उसमें एक बहुत अच्छे से एक अंश है उसका, उसमें कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन्ह तैसी। उसका अर्थ ये होता है जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसको हर चीज उसी रूप में नजर आती है। आपने जिसको जिस रूप में देखा वही पाएंगे। अब आपने हिंदुइज्म की बात की, आपने वहां पर ये कहा जाए जातिवाद को लेकर आपने उसमें बीच में टारगेट करने की कोशिश की, तो इन सारी चीजों से स्थिति बहुत अलग है। आपने जो देखा, आपने जिस चीज को बेचने की कोशिश की, वही एक तस्वीर नजर आती है। प्लीज बी कंटिन्यू। नैना बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप कहते हैं ना हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है और परखता है। इसी तरह आज आपने आतंकवाद का जो प्रचार किया है ना, क्योंकि आप तो वर्ल्ड, अरे जनाब, मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है सज्जाद। प्रचार करने के लिए खुद आपके यहाँ पर बैठे, आपके हर शाख पे इतने उल्लू बैठे हुए हैं ना। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सैफुल्लाह कसूरी वो बड़े मंच से खुद अपने पाकिस्तान की धरती से बैठकर बड़े बड़े बयान देते रहते हैं। मेजर शाह कुछ कह रहे हैं, फिर मैं देवनाथ जी का रुख कर रही हूँ। मेजर शाह का ऑडियो अप करना, ऑडियो सबके अप कर दीजिए जी। अच्छा जी, सज्जाद कुछ कह रहे थे जी। सज्जाद जी, मैंने कहा हमारी शाख पे उल्लू नहीं बैठा है, इस पैनल में एक बाड़े का टट्टू बैठा हुआ है, बस अभी बात करेगा वो। बात ये हो जाती है, मुझे नहीं पता कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं, दूसरों के लिए बोल रहे हैं। मेरे लिए तो सारे सम्माननीय गेस्ट हैं, और इस तरह का कोई शब्दावली का मैं नहीं चाहूंगी कि इस्तेमाल करें। मेजर शाह, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, वरना मैं यूके देवनाथ जी का रुख कर रही हूँ जी। सबसे पहले तो मैं एक ऐसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा गलत नहीं बोल सकती, फुटपाथ वाली जहां बड़े हुए हो। इसको ऑडियो ना म्यूट करेगा प्लीज, ये थोड़ा मस्करा है, ये सीरियस बात है ये, देखिए। और ये आंकड़ों की भाषा है। मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा आपको, इकोनॉमिकली बताऊंगा आपको
इकोनॉमिकली बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया है पिछले कुछ चंद एक सालों में। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, जीडीपी वाइज बताऊं मैं, फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2005, तो ज्यादा है वो। बल्कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो रैंक करती है पाकिस्तान बांग्लादेश की 130 की रैंक में, और पाकिस्तान की रैंकिंग है 168 के रैंकिंग में। और अगर मैं आंकड़े बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 0.685 है बांग्लादेश का, और पाकिस्तान का है 0.544। और अगर जीडीपी नॉमिनल की बात करें आप, तो $450.12 बिलियन बांग्लादेश का है, और $371.57 बिलियन पाकिस्तान का है। देखिए फिर से बोलने लगे, जीडीपी पर कैपिटा है 2509। बोलिए साहब, एक बोलिए बात चलिए, तो आप सुन लो ना, बोलिए। मेरी भी अर्ज सुन लो ना, मेरी भी एक अर्ज सुन लो ना। ये जो जितने भी आपने स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, फैक्ट्स बताए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए हैं, आप सोचो इस हालत में भी हमने आपकी इतनी ठुकाई की है कि आपको पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। अगर दिल कुछ खुश थोड़ा बदले को बहुत गालिब ख्याल हमारा जो अच्छा है है। जीडीपी बढ़ चलिए। गया, तो फिर इसको ऐसा सोचना हो फिर गया, क्या हालत होगी। ये सीरियस आदमी नहीं है, फिर क्या ऐसे हालत इसका- होगी। अब मसला है तो सज्जाद देखिए, जिस तरह से आप बार बार आप एक तस्वीर को झूठा नैरेटिव के साथ पेश करने की कोशिश जब करते हैं और उसके बाद में एक्सपोज खुद ही हो जाते हैं बार बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बारे में तो आप ना बोले, क्योंकि सैफुल्ला कसूरी जैसे लोग जब वो खुले मंच से बयान देते हैं तो वो खुद ही आपके जितने फेक नैरेटिव है ना, उन सबको पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। सैफुल्ला कसूरी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। तमाम फुटप्रिंट्स आपको जितने डोजियर्स दे दो, आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद में भी इतना कॉन्फिडेंस, भाई साहब मुझे लगता है पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है और कैसे आता है। लेकिन यूकी देवनाथ जी, अब अगर जिस कॉन्फिडेंस की बात में यहाँ पर हम देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस कैसे सैफुल्ला कसूरी जैसे आतंकियों को मिल जाता है। लश्कर तैयबा, यूएन की तरफ से पाबंदी है, उसे आतंकी घोषित किया गया है, सैफुल्ला कसूरी को आतंकी घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बड़े स्तर पर कभी यहाँ पर रैलियां होती हैं, कभी मंच में हिस्सा बन जाता है, कभी बड़ी बैठकें होती हैं, ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, और उसके बाद में फिर सज्जाद कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का आतंकियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नैना जी, दिक्कत पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ये जितने आतंकी हैं उनको बढ़ावा देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआती दिनों से ही टेररिज्म को, यानी टेररिस्ट को अपनी स्टेट की पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट माना हुआ है। पाकिस्तान को शुरुआती दौर में कहते हैं ना, खून चख लेना। अगर हम याद रखें 1979 से 1989 जब रशिया को हराना था अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसको फंडिंग की, बढ़ावा दिया, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान से टेररिस्ट को यानी उस वक्त तालिबान को तैयार करके भेज दिया अफगानिस्तान लड़ने के लिए। वो बखूबी लड़े एज ए फौजी, और क्योंकि मैं इंटेलिजेंस से भी लिंक था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो कार्रवाई अफगानिस्तान फौजों के खिलाफ तालिबान का और हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए किया, शायद उसको वेरी गुड दर्जा दे सकते हैं। इससे पाकिस्तान को जनरल साहिबान जितने हैं आईएसआई के, उनके मुंह में खून लग गया। बाद में इन्हीं तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने अमेरिका की फौजों को खदेड़ा। 2000 से लेकर 2021 तक अमेरिका था अफगानिस्तान में, मजबूती से था। लेकिन देखिए, पाकिस्तानी जनरल्स ने बखूबी फिर से एज ए एक्स फौजी एंड एक्स स्पेशलिस्ट, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने उसी तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से तालिबान को भेजा, हक्कानी नेटवर्क को भेजा, और इन्होंने अमेरिका जैसे देश को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। मेरे ख्याल से फिर से मैं उसको या तो एवरेज प्लस या हाई अबो एवरेज ग्रेडिंग देता हूं। लेकिन जब पाकिस्तान इसी शौक को, इसी चीज को इंडिया पर अपना अप्लाई करना चाहता है तो फेल हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को हमें मालूम है कि पाकिस्तान के जनरल्स कहाँ पे, कब, किस तरह से, कैसे खुराफात करेंगे। ट्रेनिंग तो एक साथ ही हुई थी ना हमारी। अब जब भी पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको दो चीजें सिखाई जाती हैं।
एक कि आप महान हो, आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी हैं, इनको वहां पे समाज सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता समझा जाता है। सज्जाद का भी तो ऑडियो इन लोगों को बहुत इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, यूके फंडिंग देवनाथ जी, बेशुमार यूके होती है। देवनाथ जी, यूके तो देवनाथ जी, आपसे एक छोटी सी देखिए, मैं अर्ज करना हो- चाहूंगा, क्योंकि आप होता एक ये मंजे है हुए इंसान हैं। यूके देवनाथ होता जी, ये है कि मैं पाकिस्तान में इन यूके टेररिस्ट का देवनाथ जी, मैं इस्तेमाल एक छोटी सी कैसे अर्ज करना करना है। चाहूंगा। अगर यूके पाकिस्तान देवनाथ के जी, ऊपर कोई टेररिस्ट हमला होता है टीटीएफ से, तो बैड टेररिस्ट। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई टेररिस्ट हमला होता है बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, तो बैड टेररिस्ट। वो दावा भी करते हैं कि हजारों पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन जब इन्हीं टेररिस्ट पूल का इस्तेमाल करके वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करते हैं, तो गुड टेररिस्ट। तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि कोई बैड टेररिस्ट गुड टेररिस्ट नहीं यूके होता। देवनाथ जी, इन्होंने अगर यूके टेररिस्ट को देवनाथ पाला जी, है, पोसा है, तो एक दिन वो टेररिस्ट इन पर भी हमला करेगा। और सर वही हो भारत भी तो रहा है, जानता है कि वही हो टेररिस्ट भी जो रहा है पाकिस्तान सर। से आते हैं उनको कैसे यूके टैकल देवनाथ करना जी, है। मैं यूके देवनाथ जी, मैं एक छोटी सी आपसे अर्ज करना चाहूंगा। आपकी मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी, मैंने आपको कहा है मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, और मैंने नैना को भी कहा है कि मुझे जैसा पैनलिस्ट मिलेगा मैं उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड करूंगा। आप इंतहाई तहजीब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने टेररिज्म के हवाले से, देखिए, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की एक इंटरप्रिटेशन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी की है। लीग ऑफ नेशन के बाद जो 3 साल के बाद जो इंसानी हकूक कौंसिल जो 30 आर्टिकल्स पर मुरतब किया गया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी, उन 30 आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको टेररिज्म, इंसानी हकूक की पामाली और महिलाओं की जो असमत दरी है उसका पूरा जिक्र मौजूद है। अभी आपने जिन चीजों का जिक्र किया, एक तो जो आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो ये जहन में आप रखिए, ये आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अमेरिका ने पाकिस्तान में नहीं बल्कि गल्फ से ये एक बाकायदा तौर पर काम शुरू हुआ था, और फिर पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा लिया था। उसमें हमारा इंटरेस्ट था क्योंकि हम गर्म पानियों तक एक्सेस नहीं देना चाहते थे किसी सूरत में भी रूस को। ये हिस्टोरिकल तनाजुर में अगर आप बात करें। दूसरा, ये जितने लश्करों के आप नाम ले रहे हैं, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जितने आपने बाकी नाम लिए हैं, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा का जो आर्टिकल 51 है, जिसका मैं बार बार प्रचार भी करता हूं, बल्कि लीग ऑफ नेशन के बाद इसी बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था कि दूसरे की जो टेरिटरी है उसका एहतराम करना है। तो जब आप इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं के साथ ज्यादती करेंगे, जब आप उनके 1 लाख के करीब लोगों को जो है मार देंगे, तो अगर वहां पर कोई फ्रीडम फाइटर खड़ा होगा तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से क्यों आप जोड़ देते हैं? मुझे आप ये बताएं। आप हिजबुल मुजाहिदीन को, लश्कर तैयबा को, मैं इस बारे में मैं बीच में जरूर बोलना चाहूंगी। सज्जाद, मुझे एक बात बताइए, आप जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, कौन से जम्मू कश्मीर? आप कहते हैं भारत ऑक्यूपाइड हिस्सा, भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया। और रही बात, अब अगर आप मैं तो बोलती हूँ, चलिए आप बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन की तरफ जरा आ जाइएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बलूचिस्तान हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अगर आप हिस्ट्री और फैक्ट्स की बात करते हैं, एक बार फिर से आपके पास में जवाब नहीं होगा। सुनिए, शुरुआत के वक्त में जबरदस्ती प्रेशर डालकर उसमें बलूचिस्तान को हिस्सा बनाने की कोशिश की गई थी, वहां पर दस्तखत की बात की गई थी। आपको वही दस्तखत, अब आपको लगेगा कि नहीं, वहां पर एक गलत तरीके से पूरा प्रेशर हुआ। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हिस्सा था, अपनी स्वेच्छा के साथ हिंदुस्तान के साथ में आया, जो पाकिस्तान को कभी रास नहीं आया, और बलूचिस्तान में आपने वही दबाव डालने की कोशिश की। सुनिए सज्जाद, अरे आपका ताल्लुक होगा वहां से कभी, लेकिन आप अब रहते हैं मुख्य हिस्से में। अगर आपका ताल्लुक होता ना, तो बलूचिस्तान की जो जनता के साथ में जो कत्लेआम होता है, आप उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे होते, हिंदुस्तान के खिलाफ आप जहर नहीं भर रहे होते। आप गलत बयानी कर रही हैं। 1948 में मीर अहमद यार खान जो खान ऑफ कल्लार था, उसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इलाक किया था। उसके बाद बेला रियासत उससे पहले हो चुकी थी, और मकरान स्टेट भी उससे पहले हो चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान की कोई अरेंजमेंट नहीं थी। मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जबरदस्ती उनके साथ में उन पर थोपा गया, ये आपका फैसला। पाकिस्तान कब अलग हुआ हिंदुस्तान से? 1947 में अलग हुआ। 1947 से लेकर 48 तक बलूचिस्तान स्वतंत्र हिस्सा था ना, वो नहीं आना चाहता था पाकिस्तान के साथ, वो नहीं आना चाहता था। आपने जबरदस्ती जोर आजमाइश करके उस पर प्रेशर डालकर उसको अपना बनाया, और आप वहां के दस्तखत को आप बिल्कुल वैलिड मानते हैं। अगर पाकिस्तान की जनता जो खुद उसके साथ में नहीं रहना चाहती, आप उनकी बातों को नहीं सुनते। जम्मू कश्मीर जो पूरी दुनिया जानती है, जम्मू कश्मीर का जब पूरा डिस्कशन हुआ, तो आप उस पर अपना एक जबरदस्ती का आदेश थोपना चाहते हैं। ये तो बड़ा दोहरा रवैया हो जाता है। सज्जाद, प्लीज
प्लीज मैं नैना, बांग्लादेश की तरफ दोबारा आती हूँ। मैं जानती हूँ आपकी वो कसक है, मैं जानती हूँ ये बांग्लादेश, सुनिए मैं जानती हूँ बांग्लादेश में जो बड़ी स्थिति है वो पाकिस्तान की उसी कसक का ही एक नतीजा है सज्जाद। अगर आप उतने उनके हिमायती होते ना बलूचिस्तानियों के, तो आप सबसे ज्यादा जिस तरह से वहां पर कत्लेआम होता आप उस पर आवाज बुलंद करे होते। आप ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स को आप कहीं ना कहीं आप देखते और फिर आप कहते कि नहीं, वहां पर जिन लोगों के साथ में बर्बरता हो रही है वो गलत है। वहां पर जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज का इंतजार कर रहे होते हैं सज्जाद, आप उनकी आप यूटिलिटीज आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं और आप सपने देखते हैं जम्मू कश्मीर के। प्लीज आप अपने घर को संभालिए पहले, कहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश के जरिए आप जो हिंदुस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बड़ा हिस्सा भी खो बैठेंगे। मैं चाहूंगी मलिका मुझे एक बात जरा समझाइए, मुझे यहाँ पे सज्जाद इस बात को नहीं मानेंगे, चलिए, लेकिन मैं एक बार फिर से थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन पर आती हूँ। मुझे एक बात बताइए मलिका, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 1971 के पहले तक वाले अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का रूल था, और उससे लेकर अभी तक दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया, ग्रोथ किस तरह की रही? क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट्स निकाली उसमें तो ग्रोथ का भी जमीन आसमान का अंतर था, जीडीपी भी बहुत बड़े स्तर पर अंतर थी। इवन एक वक्त ऐसा आया था जब भारत और पाकिस्तान से भी काफी तेजी से जीडीपी आगे बढ़ रही थी बांग्लादेश की। बिल्कुल नैना जी, एक चीज क्लैरिटी में सज्जाद जी को करना चाहती हूँ। अगेन फैक्ट्स और फिगर्स जो सज्जाद जी, शायद सज्जाद जी एक चीज आपको हेल्प करेगी, जब आप अपने खुद के गिरेबान में झांकेंगे ना और आप एक्सेप्ट कर लें कि ये गलतियां हैं पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान, आपको एक माउथ स्पीकर नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट का। मुझे लगता है आप पाकिस्तान की आवाम के लिए बात कीजिए, उनके डेवलपमेंट के बात कीजिए तो बुखारी साहब, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, अगर आप बताइए ना, मुझे एक स्टेट बुखारी साहब एक चीज बताइएगा, आप $5 मिलियन 6 कंपनी को वॉशिंगटन की दे सकते हैं एनुअली, बट वो लोग जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास खाने की क्राइसिस है, जो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी चीज में रिपोर्ट्स हैं, आप ही के अखबार की रिपोर्ट्स हैं, आप ही के मीडिया के डॉन दिन भर पब्लिश करता है, आपके यहाँ के दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स पब्लिश करते रहते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप लॉबीइस्ट को यूएस के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रम्प साहब के साथ आगे अच्छे दिखने के लिए, आपके आसिम मुनीर जी का पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड डेटा है कि कैसे वो स्ट्राइक कर रहे हैं लॉबीइस्ट के साथ, लाइजन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, $5 मिलियन एनुअली दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको, तो वो पाकिस्तान के अवाम के लिए यूज करिए ना, ये लॉबीइस्ट को क्यों दे रहे हैं आप सब चीजें? बुखारी साहब, दूसरी बात बुखारी साहब, जस्ट टू गिव अ क्लैरिटी, कि आपने जब बोला, आपको पता है सितंबर 1947 में, प्लीज पढ़िएगा, एक्सेशन मना कर दिया था बलोच पार्लियामेंट ने आपके लिए, आप लोगों ने उन पे प्रेशर डाला, वहां पर रेफरेंडम भी नहीं हुआ, इनफैक्ट आपने सीधे प्रेशर डाला एक्सेशन के लिए, मिलिट्री पॉलिटिकल प्रेशर डाला है आपने 1947 सितंबर में। आपको फैक्चुअली बीट कर रही हूँ इसमें बुखारी साहब, मैंने बात नहीं की थी जब आप बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। पांडे आज जवाब सुनिएगा, आज जवाब आपने सुन ले और मुझे इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है? फिर मैं आपको पूरा रिस्पॉन्ड करता हूं। मैं आपको बता रहा था कि वहां पे रेफरेंडम की बात, ये एक स्टेट्स थी, ये 3 स्टेट्स थी, मकरान स्टेट थी, उसके बाद बेला स्टेट थी और कलात स्टेट थी। ये तीनों स्टेट जो है ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ी हैं। तो आप मुझे बताएं, हम 47 में आजाद होकर 48 में हमारे पास बाय हुक बाय क्रुक जो है, हम फोर्सफुली जो है हमने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया था। ये तो राम कहानी आप सुना रही हैं। खान ऑफ कलात कौन था? मीर अहमद यार खान के बारे में आप जानती हैं? मैं उनकी पूरी फैमिली को जानता हूं, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बुखारी साहब देखिए, जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री जब पढ़ के आएंगे और आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स ज्यादा होंगे, हम उस पर डिबेट करेंगे, बट अब हम थोड़ा सा जाते हैं बांग्लादेश की तरफ। सॉरी नैना जी, आई थिंक वो लॉस्ट इन कॉन्वर्सेशन हो गया आपका क्वेश्चन। नहीं कर सकती हैं आपने बलूचिस्तान के हवाले से 1947 की एक लाइन पढ़ी हुई है, वहां रेफरेंडम का कोई इशू ही नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं था, वहां पे रूल हमेशा खान ऑफ कलात करते थे। तो जितने मेजर बलूच ट्राइब्स थे उन्होंने जो अपोज किया एक्सेशन को, तो उनका क्या है? जितने बलूच ट्राइब्स थे। मैं आपको एक काम करते हैं बुखारी साहब, आप और मैं ना
पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अगली बार डिबेट में आते हैं, बलूचिस्तान पे डिस्कशन करते हैं। बट अभी मैं आपको बांग्लादेश, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर डिबेट एक बात और जरूर बता दूं, जिस तरह से अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं सज्जाद बुखारी, तो 1947 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ तो क्या बलूचिस्तान उस समय हिस्सा था? आप खुद कह रहे हैं कि भाई 27 मार्च 1948 का जिक्र कर रहे हैं ना। पाकिस्तान सेना ने जबरदस्ती यहाँ पर दबाव बनाया, वहां की रियासतों पर जबरदस्ती दबाव बनाया, और वहां के लोग जो बलूच हैं वो कभी भी इसे नहीं मानते, वो उसे एक तरह से कब्जा मानते हैं। तो आप बड़े अच्छे से बलूचिस्तान पर आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है। जम्मू कश्मीर आप बार बार आपकी तरफ से बार बार कहता रहा है ना कि भाई जनमत संग्रह करा लीजिए बलूचिस्तान में, हिम्मत है कराने की? आप करवा दें रेफरेंडम। अरे भाई साहब, अरे यहाँ पर चुनाव हुए हैं, अरे चुनाव हुए हैं सज्जाद बुखारी, टूरिज्म होता है आपके यहाँ, टूरिज्म तक वहाँ पर नहीं हो पाता। टूरिज्म आपका बंद हो चुका है। कहाँ बंद हो चुका है? आपने कोशिश की थी पहलगाम में। आप प्लीज ये नफरत और ये झूठा नैरेटिव पेश ना करें। मैं खुद ही कुछ समय पहले होकर आई हूँ, तस्वीरें आपको भेज दूंगी। आप आइएगा, मैं आपको वहां से टाटा करूंगा, अपना आजाद कश्मीर से टाटा करूंगा आपको। आप बलूचिस्तान, अरे आप सुनिए, आप जाइएगा लेकिन पाकिस्तान की सेना की जीप में मत जाइएगा, वरना पता नहीं किस तरह से नाराजगी का सामना करना पड़े। मुझे किसी जीप की जरूरत नहीं है। प्लीज ये झूठे नैरेटिव्स पेश ना करें, झूठे नैरेटिव्स पेश ना करें। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप बड़े स्तर पे आप देखते हैं, लेकिन आप जिस तरह से, मैं तो बोलती हूँ आप कंपैरिजन कर लीजिए बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर का, जमीन आसमान का अंतर है। आप ना बलूचिस्तान में कॉलेजेस दे पाए, ना आप उन्हें बिजली दे पाए, ना आप उन्हें प्रॉपर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो दे पाए, और आप सपने देखते हैं जम्मू कश्मीर के। और वही स्थिति आपने बांग्लादेश में क्रिएट कर दी, एक अच्छा खासा स्वतंत्र देश, लेकिन वो कसरत आपकी सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत, आपने एक दूसरे देश को भी आपकी भट्टी में डाल दिया। कैप्टन यूके देवनाथ, बलूचिस्तान वालों का लाइफ स्टैंडर्ड पता है आपको? बलूचिस्तान का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है आपको पता है? बलूचिस्तान वालों का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है? बिल्कुल एक क्रीम होगी, एक लेयर होगी, एक लेवल होगी। आपको सिर्फ वही लोग नजर आते हैं जो जमीनी स्तर पर हैं। देखिए आपकी बात पे मल्लिका तक हंस पड़ी। अब चलिए, आपको मेजर शाह की स्माइल जो है वो आपको चुपती होगी, मल्लिका तक हंस पड़ी आपकी इस बात पे। नैना जी, एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि बलूचिस्तान कब आजाद हुआ। अगर यह अपने स्टेट आर्काइव्स में देखें तो बलूचिस्तान आजाद हुआ किसी के भी राज से। बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था 12 अगस्त 1947 को। ये अलग बात है कि उसके बाद पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में घुस गई और जबरदस्ती कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया मार्च 2023 में। लेकिन किसी भी रिसर्च डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए बलूचिस्तान कब आजाद हुआ, 12 अगस्त 1947। कौन सी बटालियन थी, कौन सी रेजिमेंट घुसी थी, कौन सी बटालियन घुसी थी, बताएं, नाम लें। कहां घुसी थी? देला में भी घुस गई थी, मकरान में भी घुस गई थी, कलात में भी घुस गई थी। कहां से घुसी थी? इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कलात, बेला, मकरान ये सब आजाद मुल्क थे। ये भी सच बात है कि ब्रिटिश का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं था। ये भी सच है कि जब पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी बना तो ये कोई भी मुल्क जो है ये कोई भी पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए इन सब लोगों ने अपनी अपनी आजादी को घोषित कर दिया। आज भी अगर आप वहां चले जाएंगे तो अगर पूछेंगे क्या बलूचिस्तान आजाद मुल्क है, कहेंगे हाँ। इन्होंने तो पिछले साल भी बलूचिस्तान के जो बलूच लड़ाके हैं, बीएलए फाइटर्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि बलूचिस्तान आजाद है। अब बलूचिस्तान जब डिक्लेयर कर देता है कि वो आजाद है, आप लोगों ने वहां फौज भेजकर कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने वहां फौज भेज के कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद आगे क्या? आगे तो आप लोगों को आस्ते आस्ते बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा ना। मैं बताती हूँ, दरअसल यूके देवनाथ जी, सज्जाद इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि सबसे दुखती रग है बलूचिस्तान, सबसे बड़ी चुनौती है बलूचिस्तान। और ये मान के चलिए कि बलूचिस्तान को जिस तरह से नजरअंदाज और बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह अलग करके रखा है, ये सबसे बड़ा डेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान के नाम पे सबसे पैसे बटोरता है लेकिन वहां की जनता को कभी कुछ नहीं देता। सबसे समृद्ध हिस्सा लेकिन सबसे शोषित हिस्सा, सबसे पिछड़ा हिस्सा है। वहां पर ह्यूमन राइट कमीशन बार बार ये रिपोर्ट पेश करती है कि किस तरह से वायलेशंस होते हैं, लेकिन उसे कभी नहीं मानेंगे। लेकिन वही बात जो बांग्लादेश, ठीक है ना, सुन लीजिए ना आप अगर सुनिए, अगर आप बार बार बात करते हैं, आपने कहा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट,
स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वो क्या था? 1947 से लेकर 227 दिनों तक अगर आजादी के साथ में आजाद स्वतंत्र हिस्से के तौर पर वहां पे अगर लोग जीना चाह रहे थे, आपने धीरे धीरे करके वहां पर बाकायदा आपने कहा ना कौन से हिस्से में दाखिल हुए। मैं जब पढ़ती हूँ बलूचिस्तान का तो उसमें तो बड़ी जानकारी, भाई लास बेला हो, खरान हो, मकरान, धीरे धीरे उन्हें तोड़ा और उसके बाद में आपने उस पर कब्जा कर लिया पूरे के पूरे हिस्से पर। नहीं मानेंगे। अरे आप ये नहीं मानते ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ, आप ये नहीं मानते हाफिज सईद आपके यहाँ, आप ये नहीं मानते जिस तरह से सैफुल्लाह कसूरी सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना पर बड़ा उनके साथ में होने की बात कहता है। आप बताइए, क्या पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा कि उनकी इमेज को डेंट करा एक पाकिस्तान में ही बैठा एक आतंकी? उनकी तरफ से जवाब क्यों नहीं आया अभी तक कुछ सैफुल्लाह कसूरी के लिए? हमारे पास कोई आतंकी का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। यूके देवनाथ जी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप बताएं बलूचिस्तान में हमारी डिप्लॉयमेंट जो है कौन सी? अरे सज्जाद बुखारी, वहां की नाराजगी आप भले नजरअंदाज करें, लेकिन बीएलए तो अब ये कहता है, बलूचिस्तान की आवाम कहती है कि पाकिस्तानी जो है वो भाई वीजा लेकर आए। अब आपके राष्ट्रपति के खिलाफ उनकी इतनी ज्यादा नाराजगी, प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी है, उन्होंने तो कहा है कि भाई अरेस्ट कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान छोड़िए, जरा बांग्लादेश और आपके आतंकियों के साथ में जो गठजोड़ है पाकिस्तान की सेना का, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। सैफुल्लाह कसूरी, पहली बात तो ये है, सैफुल्लाह कसूरी आतंकी है या नहीं है? आप उसे आतंकी मानते भी हैं या नहीं मानते? पहली बात तो ये है, जरा बताएं। सुनती है आपने मेरी बात सुननी ही नहीं है, ताकि आप अपने देशवासियों को बेवकूफ बनाती रहें। अरे भाई साहब, बलूचिस्तान आपका हिस्सा, बलूचिस्तान आपका हिस्सा, मैं उनको क्या बेवकूफ बनाऊंगी? मेरी बात सुने, मेरा सवाल का जवाब दें। मेरे सवाल का जवाब दें। आप बलूचिस्तान की और बीएलए की बात कर रही हैं, आप मुझे लश्कर तैयबा पे कह रही हैं जो इंटरनेशनली बैन है। बीएलए क्या है जिस बीएलए की आप उसको फाइनेंस कर रही हैं और उसके लिए आप पूरा प्रोग्राम कर रही हैं? बता दो कौन कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है? आपके पास में आप हवाई सारी बातें करते हैं, मैं तो आपको सबूत दे रही हूँ सैफुल्लाह कसूरी का। सैफुल्लाह कसूरी को आप आतंकी भी मानते हैं या फिर आप बस ऐसी बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रोग्राम आपके खिलाफ जाएगा। आप सैफुल्लाह कसूरी पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आप उसे बचा रहे हैं क्या? आप बस ये बता दीजिए, आतंकी भी मानते हैं या नहीं मानते हैं सैफुल्लाह कसूरी को? किसको? सैफुल्लाह कसूरी को मैं जानता ही नहीं हूँ। सैफुल्लाह कसूरी को आप जाने, कश्मीर जाने, वो जाने, हमें क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि ये स्पष्ट है सज्जाद बुखारी, सैफुल्लाह कसूरी को आप नहीं जानते लेकिन यूएन जानता है, सैफुल्लाह कसूरी को आप नहीं जानते लेकिन अमेरिका जानता है, सैफुल्लाह कसूरी को आप नहीं जानते, तमाम बड़ी एजेंसीज जानती हैं, इसीलिए उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। और सैफुल्लाह कसूरी को अब आपने पहचानने से मना कर दिया। ये पुरानी आदतें हैं सज्जाद बुखारी, आप भूल जाइए। 2026 का मौजूदा स्थिति की हाल है। आप बार बार जो झूठे नैरेटिव पेश करते हैं ना कहीं यही आपके नैरेटिव को पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं, धराशायी कर देते हैं और एक बार फिर आप ही के लिए मुश्किलें खड़ा करेंगे। इस बात को जरा समझिए, जरा समझाइए। आप तो बुलंद आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, चलिए आप बलूचिस्तान की आवाम की आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन पाकिस्तान की सेना की तो बात कर लेते, जरा आतंकियों की बात कर लेते। नहीं कर सकते आप। अगर ये 4 और 1 की दिखाने की कोशिश करें, आपके पास में एक भी जवाब नहीं है। बांग्लादेश का जवाब पूछूंगी, आप 0 हैं। सैफुल्लाह कसूरी की बात 0 है, बलूचिस्तान की बात 0 है। इसीलिए अगली बार से तैयारी कर आइएगा। फिलहाल आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान हर बार अपने झूठे फेक नैरेटिव की वजह से बेनकाब होता है। और अभी भी देखिए ना, पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट हैं, सैफुल्लाह कसूरी कौन है वो उसे जानते तक नहीं है, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड एक आतंकी है। लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान की धरती पर बैठकर साजिशें रचता है भारत के खिलाफ, बांग्लादेश में भी दहशतगर्दी फैलाए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।